हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पूंजी लाभों से आय के अंतर्गत कुछ ऐसी विशिष्ट दशाओं में उत्पन्न पूंजी लाभों की गणना करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस क्रम में लेते हैं बीमित संपत्ति के नष्ट होने पर पूंजी लाभ की गणना। देखिए, यदि करदाता ने कोई असेट ऐसी है जिसको इंश्योर्ड कराया हुआ है और वो संपत्ति बाढ़, तूफान, बवंडर, भूकंप या अन्य किसी प्राकृतिक विपदा से, दंगा फसाद से तथा नागरिकों के उपद्रव के कारण, आग अथवा विस्फोट के कारण, शत्रु द्वारा की गई किसी कार्रवाई या शत्रु का मुकाबला करने के लिए की गई किसी कार्रवाई के कारण, ऐसी सारी परिस्थितियों में यदि वो संपत्ति नष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में करदाता को बीमा करने वाले से कोई धन या संपत्ति प्राप्त होती है, तो जिस गत वर्ष में ऐसा धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है उसे उस गत वर्ष में ऐसा लाभ जो है वो पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य माना जाता है। दूसरा हम इस क्रम में लेते हैं पूंजी संपत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित करने की दशा में पूंजी लाभ की गणना। व्यापारिक रहतिये का मतलब कि यदि करदाता ने अपनी किसी कैपिटल एसेट को यदि उसने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है, बिजनेस स्टॉक में यदि कन्वर्ट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी लाभ किस तरीके से ज्ञात की जाएंगे। तो यदि करदाता द्वारा अपनी किसी पूंजी संपत्ति को व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित कर दिया जाता है, बिजनेस स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की तिथि के उचित बाजार मूल्य को ही हस्तांतरण से प्राप्त उपार्जित प्रतिफल माना जाता है तथा इस राशि में से उस पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत को घटाकर पूंजी लाभ की राशि ज्ञात कर ली जाती है। इसी क्रम में हम तीसरी जो परिस्थिति देख रहे हैं वो है एक व्यक्ति द्वारा फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ की गणना। देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कोई पूंजी संपत्ति किसी साझेदारी फर्म को यदि वो उसने हस्तांतरित की है, तो ऐसे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजी लाभ जो है वो कर योग्य हो जाता है यदि ऐसी फर्म को जिसमें वह साझेदार है अथवा बन जाता है तथा ऐसे व्यक्तियों के समुदाय को जिसका वह सदस्य है या बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे जो लाभ हैं उसी गत वर्ष की आय मानेंगे जाएंगे जिस गत वर्ष में इस पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है। और पूंजी लाभों की गणना करने के लिए इस तरह की जो हस्तांतरित संपत्ति है उससे प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल वो धनराशि मानी जाती है जिस पर उस फर्म या व्यक्तियों के समुदाय ने अपनी संपत्तियों में अपनी पुस्तकों में लिखा किया है, वो ही उसका क्या माना जाता है, उचित प्रतिफल माना जाता है। अगला इस क्रम में हमारे पास आता है फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर संपत्तियों के वितरण की दशा में पूंजी लाभों की गणना। देखिए, यदि किसी फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय के विघटन पर पूंजी संपत्ति के वितरण के रूप में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के फलस्वरूप कोई लाभ होता है, तो वह उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ माना जाएगा जिस गत वर्ष में ऐसा हस्तांतरण हुआ है और ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि का जो उचित बाजार मूल्य है वही उसका उपार्जित प्रतिफल माना जाएगा। अगला हमारा आता है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर होने वाले पूंजी लाभों की गणना। देखिए, यदि किसी पूंजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण हुआ है तो ऐसी स्थिति में जिस भी विधान के अंतर्गत उसका अधिग्रहण किया गया है अथवा किसी हस्तांतरण का प्रतिफल केंद्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा यदि निर्धारित किया गया है या अनुमोदित किया गया है, तो हस्तांतरण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की राशि को क्या करते हैं, उसको हम उसका जो है उचित प्रतिफल मानकर पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य करते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए प्रथम बार या पहली बार जो क्षतिपूर्ति मिलती है उसके अलावा भी मान लीजिए यदि वो राशि का क्लेम करके यदि करदाता न्यायालय से या ट्रिब्यूनल द्वारा उस की जो है प्रतिफल की राशि को यदि बढ़वाता भी है, तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति पर प्राप्त राशि या इस तरीके से करदाता के न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा या अन्य किसी सत्ता द्वारा उस राशि में वृद्धि होने पर जो राशि प्राप्त होती है करदाता को, दोनों ही राशि
पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है। अगला हमारा इसमें आता है डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय करने पर। देखिए डिपॉजिटरी क्या है इसको पहले समझ लेते हैं हम। डिपॉजिटरी से आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनी से है जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम सेबी के द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया है। देखिए वर्तमान में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सामान्यतः इसी डिपॉजिटरी के माध्यम से किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी प्रतिभूतियां इन डिपॉजिटरी के माध्यम से बेचना चाहे वह अपनी प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी के पास जमा करा देता है और ऐसी दशा में प्रतिभूति का भौतिक अस्तित्व समाप्त कर उसको एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर प्रदान कर दिया जाता है और प्रतिभूति के विक्रय की दशा में डिपॉजिटरी ही उसका हस्तांतरण करता है। तो प्रतिभूति के विक्रय पर डिपॉजिटरी की पर आयकर नहीं लगेगा। इस तरह से यदि किसी हिताधिकारी ने किसी डिपॉजिटरी के पास किसी कंपनी की विशिष्ट प्रतिभूति कई बार अलग अलग तरीके से जमा कराई है और तो जब भी इसका विक्रय होगा तब ऐसा विक्रय प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन फीफो द्वार विधि से होगा, अर्थात जो प्रतिभूति डिपॉजिटरी के पास पहले जमा हुई है वही पहले बिक्री मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसके अंतर्गत यदि करदाता ने कोई विक्रय किया है तो उसके फलस्वरूप प्राप्त जो प्रतिफल होगा वो पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य माना जाएगा। इसी क्रम में हमारा अगला जो आता है वो आता है भूमि अथवा भवन में के संयुक्त विकास समझौते की दशा में पूंजी लाभों की गणना। देखिए यदि कोई व्यक्ति या हिंदू विभाजित परिवार करदाता अपने भूमि या भवन या दोनों को इस समझौते के तहत हस्तांतरित करता है कि दूसरा व्यक्ति उस भूमि भवन या दोनों पर एक नई भवन परियोजना विकसित करे तथा इस नए विकसित भवन का एक हिस्सा प्रतिफल के रूप में नकद राशि के साथ या बिना नकद के उस व्यक्ति को इंडिविजुअल को या हिंदू विभाजित परिवार HUF को दे, तो जिस गत वर्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना की संपूर्ण या आंशिक पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसी गत वर्ष में ये पूंजी लाभ कर योग्य होंगे। अगला हमारा आता है समापन की दशा में कंपनी द्वारा वितरित संपत्तियों पर पूंजी लाभ। देखिए यदि किसी कंपनी का समापन हो रहा है और ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा अंशधारियों को संपत्ति का वितरण किया जाता है तो ये फिर कंपनी को पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि समापन की दशा में कंपनी अपनी पूंजी का जो हस्तांतरण जो वितरण कर रही है वो धारा 45 के उद्देश्यों के लिए कर रही है और वो फिर धारा 45 के अंतर्गत उसे हम ट्रांसफ़र या हस्तांतरण नहीं मानते। लेकिन अंशधारी को प्राप्त राशि या अन्य संपत्तियों के संबंध में जो पूंजी लाभ है वो क्या होते हैं, कर योग्य होते हैं। तो यहाँ पर कर योग्य पूंजी लाभों की गणना करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो अंशधारी को प्राप्त धन एवं अन्य संपत्तियों के बाजार मूल्य में से धारा 2 की उपधारा 22C के अंतर्गत माना गया लाभांश हम घटा देंगे तथा शेष राशि में से अंशधारी को अंशों को प्राप्त करने की लागत अथवा उसकी निर्देशित लागत, उसकी जो इंडेक्स कॉस्ट है, जो भी स्थिति है उसको हम कम करके पूंजी लाभ या पूंजी हानि की गणना करते हैं। अगला हमारा आता है ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ। यदि किसी कंपनी ने अपने ऋण पत्रों को अथवा उसके किसी भाग को अंशों में परिवर्तित किया है तो इसे भी हस्तांतरण नहीं माना जाता तथा उस वर्ष ऋण पत्र जो हमारा डिबेंचर होल्डर है उसका कोई पूंजी लाभ नहीं माना जाता। परंतु जब इन अंशों को बेचा जाएगा, ठीक है, जब इन अंशों को बेचा जाता है तो फिर वो जो वहाँ जो पूंजी लाभ उत्पन्न होंगे वो कर योग्य पूंजी लाभ माने जाएंगे। तो इन अंशों को प्राप्त करने की जो लागत होगी वो ऋण पत्र की राशि का वह भाग होगा जिसके अंतर्गत मतलब उन्हें अंश में परिवर्तित किया गया था, वो ही उसकी लागत माने जाएंगे। और इन अंशों को रखने की जो अवधि है वो हम कैसे काउंट करेंगे, मूल ऋण पत्रों के आवंटन की तिथि से ही इस अवधि को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर अंशों के आवंटन के वर्ष के हिसाब से ही उस पर इंडेक्स कॉस्ट का भी हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो दीर्घकालीन है तो उस पर हम इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा आता है अधिमान अंशों के समता अंशों में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ। मान लीजिए कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया है तो हम अगेन यहाँ यही देखेंगे कि इसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, ये हस्तांतरण नहीं है।
परंतु अधिमान अंश जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं उनको यदि इक्विटी शेयर्स में परिवर्तन करने पर उसे हस्तांतरण माना जाता था तथा अंशधारी के लिए पूंजी लाभ वो क्या होता था, कर योग्य होता था। ऐसी स्थिति में समता अंशों के आवंटन की तिथि को इनका उचित बाजार मूल्य ही हस्तांतरण का पूर्ण प्रतिफल माना जाता था। अब गत वर्ष 17-18 से क्या किया है, अधिमान अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा तथा उस वर्ष पूर्वाधिकार अंशधारी को कोई पूंजी लाभ नहीं माना जाएगा। तो जिस वर्ष इक्विटी शेयर्स को बेचा जाएगा पूंजी लाभ उसी वर्ष उत्पन्न होंगे और इक्विटी शेयर्स को प्राप्त करने की लागत वही होगी जो पूर्वाधिकार अंशों की प्रीफरेंस शेयर्स की राशि को इन शेयर्स में कन्वर्ट करने पर जितनी राशि के जो प्रीफरेंस शेयर्स कन्वर्ट किए गए थे वही इनकी लागत मानी जाएगी। अवधि भी उतनी होगी जितनी अवधि के लिए पूर्वाधिकार अंश रखे गए हैं उसी हिसाब से इनकी भी अवधि उतनी ही काउंट की जाएगी। अगला इसमें हमारा आता है एक से अधिक उपक्रम अथवा विभाग के सामूहिक विक्रय की दशा में उत्पन्न पूंजी लाभ। यदि कोई व्यक्ति अपने एक या एक से अधिक उपक्रम को या डिपार्टमेंट्स को कंबाइंडली क्या करता है, जॉइंटली उसको सेल कर देता है, उनका विक्रय कर देता है तथा प्रत्येक संपत्ति व दायित्व का अलग अलग मूल्य निर्धारित नहीं करता है, तो ऐसे विक्रय से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य होगा तथा इससे हस्तांतरण संपन्न होने वाले गत वर्ष की आय माना जाएगा। परंतु एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि यदि सामूहिक विक्रय किया जाने वाला उपक्रम या विभाग करदाता के स्वामित्व में 36 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं रहा, यानी कि 36 माह या उससे कम के लिए रहा है, तो इसे अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन में मैं आपको और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बताऊंगी अगली क्लास में। तब तक जो अब तक हमने किया है उसमें यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या व्यक्तिगत रूप से कॉल करके अपने संशय का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।